तो स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यह मेरा पॉलिटी का पहला क्लास है। मैं आप लोगों को बता दूं, हमें न राज व्यवस्था पढ़ना होता है, ना हमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होता है, ना हमको पॉलिटिक्स पढ़ना होता है, बल्कि हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पे राज व्यवस्था पढ़ना है। राज व्यवस्था कहने का मतलब होता है ऐसा एक नियम और कानून जिसके माध्यम से राज्य की शासन का संचालन सफलतापूर्वक किया जा सके। इसमें मुख्यतः 3 ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे कि न्यायपालिका, जैसे कि विधायिका और जैसे कि कार्यपालिका। इन सबों के बारे में सम्मिलित रूप से हमको राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो याद रखिएगा, कई बार कहता है ना कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। नहीं, जनरल कंपटीशन में एक हमारा यूनिट होता है राज व्यवस्था। जब हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं तो राज व्यवस्था के अतिरिक्त वहाँ पे सिद्धांत एवं थ्योरी को पढ़ा जाता है, जैसे कांट का हो गया, रूसो का हो गया, ये सभी का हमको थ्योरी पढ़ना होता है। फिर सुकरात भी वहीं पे हम पढ़ते हैं, ठीक ना। इसके अलावा फिर हम अगर आपको बात करें यह पॉलिटिक्स का, तो पॉलिटिक्स का मतलब होता है वेयर देयर इज पावर एंड फाइट टू ग्रैब द पावर इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। क्या है यह? मतलब जहाँ पर की शक्ति हो और उस शक्ति को पाने के लिए, उस सत्ता को पाने के लिए जो संघर्ष होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम राजनीति कहते हैं, उसी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। तो जब कभी भी गाहे बगाहे, जाने अनजाने में जब आप किसी से बात करें तो कहिए कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हम राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। यह थी एक छोटी सी जानकारी। आइए, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे आज़ादी के वीर सपूतों ने, उनमें बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा लिस्ट है। गरम दल के नेता से लेकर के नरम दल के सभियों ने यहाँ पे अपना अहम रोल दिया था, और उसी का नतीजा यह है कि इतने बड़े कार्यों को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आज़ादी की जो एक मनोकामना था उसको मुकम्मल किया गया। इसमें सभी की भागीदारी है। तो कई बार बात उठ के आता था अंग्रेज के सामने कि भाई यह भारतवासियों के लिए अपनी संविधान बनाने की एक जो उसकी अपनी गुण है उसको संविधान सभा के माध्यम से लाया जाए। लेकिन कई बार बात असफल हो जाती थी, और द्वितीय विश्व युद्ध के काल में हम देखते हैं कि यह बात बहुत ही प्रखरता के साथ उठाया गया, और अंतिम रूप से कैबिनेट मिशन योजना के रूप में यह संविधान सभा को बनाने की बात को स्वीकार कर लिया गया। उसी क्रम में आज हम सिलसिलेवार ढंग से इस संविधान सभा के बारे में एक डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। सो नाउ यू स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट। आइए हमारे साथ देखिए, इसका गठन का अगर हम बात करें संविधान सभा का, तो जुलाई 1946 ईस्वी में होता है। कई बार इसको डेट के लेकर के यह होता है कि 6 है कि 9 है, इट डजेंट मैटर। आपको याद रखना है कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। अगर हम इसके पीछे की थोड़ा बहुत इतिहास का बात करें तो सबसे पहले 1894-95 ईस्वी में स्वराज विधेयक के रूप में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हम भारतीयों के लिए अपना कानून बनाने का एक अधिकार होना चाहिए, अर्थात हम संविधान सभा का मांग करते हैं। विधेयक का नाम है बोआ स्वराज विधेयक। याद रखिएगा, वही कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम इसको लेकर के रहेंगे। जिस महान व्यक्ति का यह कर्तव्य कथन था वह कौन है? बाल गंगाधर तिलक जी हैं। तो उन्हीं के माध्यम से पहली बार संविधान सभा को औपचारिक रूप से लाने की बात किया गया था। फिर 1922 ईस्वी का कालखंड है, और यहाँ पे हरिजन पत्रिका में गांधी जी का यह पत्रिका है, उसमें इन्होंने संविधान सभा के माध्यम से भारत का अपना एक संविधान हो इसको बनाने का जिक्र किए थे। इसके अलावा 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी, वही स्वराज पार्टी जो कि आपके गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में होता है, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और जो कई बड़े नेता थे, वह यहाँ पे इस पार्टी को क्या करते हैं? बनाने का काम करते हैं। और यह पार्टी जो है कांग्रेस के अंदर ही काम करने वाली एक स्वतंत्र यूनिट के रूप में काम करती थी। तो इस स्वराज पार्टी को याद रखिएगा, इन्होंने भी संविधान सभा को बनाने का बात किया था। फिर
1934 ईस्वी का यह M.N. राय जो बहुत बड़े कम्युनिस्ट के लीडर थे और इन्होंने भी औपचारिक रूप से संविधान सभा का मांग उठाया था। फिर 1936 ईस्वी के समय में जो कि फैजपुर में अधिवेशन होता है, और इसका याद रखिएगा कि फैजपुर जो है यह गांव में होने वाला कांग्रेस का एक अधिवेशन था। तो यह यहाँ पे जो अध्यक्षता करते हैं वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। और वहाँ भी क्या किया गया, तो यह संविधान सभा की मांग पुख्तता से उठाया गया, प्रमुखता से उठाया गया था। अब देखिएगा इतना कुछ हो जाने के बाद 39 ईस्वी में 1939 ईस्वी में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। यानी कि पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का जब आगाज हो जाता है तो अंग्रेज को क्या होती है, चूल मच जाती है। अब इस चूल को मिटाने के लिए वह भारतीयों को यहाँ पे युद्ध में शामिल करने का प्रयास करने लगता है। जैसे थोड़ा सा पीछे चलिएगा तो जब 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत होता है तो गांधी जी जो क्या करते हैं, अपने भारतीय सैनिकों को वहाँ पे कहते हैं कि आप ज्वाइन कीजिए और अंग्रेज को आप सफल दिलाइए। जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम भारतीयों को क्या देगा, आज़ादी देगा। एक बात याद रखिएगा, यह जो अधिकार होता है ना, यह लिया जाता है, मुकुट हमेशा लिया जाता है, तलवार के बल पर मुकुट की शोभा बढ़ती है। तो जीवन में याद रखिए, खैरात में मिला हुआ आज़ादी कभी भी स्वतंत्रता का बोध नहीं करवाता है। तो जीवन में चाहते हैं कि आप भी हम सफल हों तो आपने बहुभुजा बल, अपने हड्डियों को दधीचियों की तरह जलाना होगा और उसकी तपन से जो आग की अग्नि ज्वाला प्रज्वलित होगी उससे जाकर के जो आपका जीवन का तकदीर लिखाएगा वह बहुत बड़ा मैसेज देता है समाज को, परिवार को, और अपने आप को भी एक आंतरिक शांति का आभास कराएगा। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि यहीं पे जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी का यहाँ पे रोल कुछ नहीं होता है। सभी जो यहाँ पे बड़े बड़े लीडर होते हैं वो एक ही शब्द में कहते हैं कि हमको चाहिए नहीं आपकी गुलामी की आज़ादी, हमको केवल और केवल क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, वह जो अर्ध आज़ादी है वो हमको नहीं चाहिए। जैसे कि आयरलैंड में हुआ था, हमको वैसा नहीं चाहिए, हमको केवल पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस का जो बात होता है उसको नए सिरे से यह खारिज कर देती है और यहाँ पे पूर्ण स्वराज के बात को मांग उठता है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए यहाँ पे क्या लाया जाता है बाबू, अगस्त प्रस्ताव याद लाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन का फॉर्म बनता है। यानी कि 8 अगस्त 1940 ईस्वी में क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक ना। फिर 1929 ईस्वी में यहाँ पे क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। क्या होता है? 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन होता है और इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को क्या किया जाता है, तो पूर्ण स्वराज की मांग को प्रमुखता से उठाया जाता है। फिर यहीं पे 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आता है और भारतीयों के लिए संविधान सभा यानी कि डोमिनियन स्टेटस देने का बात करता है, जिसको कि हम भारतीयों को नागवारा नज़र आता है और हम इसको लेने से मना कर देते हैं। इसी पे गांधी जी ने अपनी एक टिप्पणी की थी बाबू। टिप्पणी अलग चीज होता है, जब हम मेंस का क्लास कराएंगे तो आपको बताएंगे। टिप्पणी, विश्लेषण, व्याख्या, निबंध, इस सब का मीनिंग होता है। तो वहीं पे गांधी जी ने टिप्पणी किया था और इसे कहा था यह एक पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि उत्तर दिनांकित क्या है, तो यह एक चेक है जिसका कि क्या है, समय लैप्स हो चुका है। यानी कि यह पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा क्या किसने दिया था, गांधी जी ने। यह कई बार क्वेश्चन पूछा है तो आप इसको इसी फॉर्म में याद रखिएगा। और यहाँ पे मुस्लिम लीग के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 1942 ईस्वी का जो क्रिप्स मिशन था उसको यहाँ पे अस्वीकार कर दिया गया था। आइए आगे हम चलते हैं। अब देखिएगा जी, आगे समय आ जाता है 1945 ईस्वी का। द्वितीय विश्व युद्ध अंत होने के कगार पे हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 ईस्वी में अंत होता है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध अंत होता है वहाँ पे शासन में भी परिवर्तन आता है। यानी कि ब्रिस्टन चर्चिल जो यहाँ पे पीएम थे वह यहाँ पे क्या होते हैं, हट जाते हैं और यहाँ पे क्लीमेंट एटली यानी कि लेबर पार्टी के, यह लेबर पार्टी का यह क्या होता है, व्यक्ति होता है और यहाँ पे यह पीएम के पद पे यह सुशोभित होते हैं। और क्लीमेंट एटली, देखिएगा एक बात याद रखिएगा,
जैसे भारत में लेबरों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन सबसे पहले लेबरों के लिए आवाज़ उठाने वाला ब्रिटेन ही वह देश है। ये क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा हुआ है। तो लेबरों के लिए आवाज़ किसने उठाया है? ब्रिटेन ने उठाया है। तो यहाँ पे क्लीमेंट एटली या भारत की मुद्दा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित था और उसने यह कहा कि भाई साहब हम कैबिनेट मिशन का क्या करेंगे, घोषणा करेंगे, जिसमें कि अध्यक्षता पेंथिक लॉरेंस करेंगे, जो कि भारत का यहाँ पे क्या है, यह एक सचिव है भारत का, और इसके साथ एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिस्प 2 सदस्य और होंगे, यानी कि 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन की घोषणा किसने करता है? क्लेमेंट एटली करता है, लेबर पार्टी के पीएम करते हैं। और अंतिम रूप से यह जो है भारत की मुद्दा को समझाने के लिए, संविधान सभा की गठन को मार्ग को प्रशस्त करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आता है। यहाँ पे याद रखिएगा आप सब, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आता है उस समय ब्रिटेन का राजा कौन होता है? तो याद रखिएगा जॉर्ज प्रथम, वह जॉर्ज खस्टम। कौन है? जॉर्ज 6, जिसे जॉर्ज खस्टम कहा जाता है, वह ब्रिटेन के राजा होते हैं। इतना बात याद रहेगा। तो पेंथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स यह उसके सदस्य थे, और एवी अलेक्जेंडर यह नौसेना का प्रमुख था, और यह भी इसके साथ यहाँ पे कैबिनेट मिशन के रूप में भारत में आगमन इनका होता है। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संतुष्टि के आधार पर होता है, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर किया जाता है जुलाई 1946 में। यह आपके लिए याद करने का विषय है, जुलाई 1946 याद रखिएगा। अब संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी रहती है बाबू? 389 रहती है, 89। अब देखिए उस समय क्या था, तो भारत की जनसंख्या 39 करोड़ थी। कितना था बउआ? 39 करोड़, ऐसे लिख दीजिए। अब उस समय भारत की जनसंख्या कितने था? 39 करोड़। अब 39 करोड़ को अगर हम 10 लाख से भाग देंगे तो 389 आएगा। कितना? 389 आएगा। यानी कि प्रत्येक 10 लाख पे कितना सीट था? एक संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख पे एक सीट का व्यवस्था किया गया था। यानी कि भारत की आबादी कितनी थी बाबू लोग? उस समय था 39 करोड़। तो इस आधार से देखें तो संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितना किया गया? 389 किया गया। यह जो 389 था यहाँ पे 2 भाग में बांट के किया गया, यानी कि एक को हम बोलते हैं इलेक्टेड और दूसरे को हम बोलते हैं सेलेक्टेड। यानी कि एक होता है इलेक्शन के माध्यम से, और यह इलेक्शन कैसा है? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? तो ऑलवेज रिमेंबर कीजिएगा यह इनडायरेक्ट इलेक्शन है बाबू। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से यहाँ पे संविधान सभा में 296 व्यक्ति का क्या होता है? चयन होता है, और 93 व्यक्ति का यहाँ पे मनोनयन होता है। और यह जो मनोनयन होता है यहाँ पे राजे महाराजे जो होते हैं देसी रियासत के, उसके यहाँ पे लोग होते हैं। और भी कई सारे जैसे कला क्षेत्र से भी है, जो विद्वान लोग हैं, जो अंग्रेज का चाटुकारिता किए हैं, वो सब भी लोग यह 93 की संख्या में यहाँ पे मनोनयन हुआ है। यह जो बाबू 296 लोग हैं वह कुछ इस प्रकार से बटा है, 292 और 4 जो है यहाँ पे चीफ कमिश्नर का एरिया है। यह 4 ही क्वेश्चन का फॉर्म बनता है, ABCD याद रखिएगा, ABCD। यानी कि A से हो गया आपका अजमेर, B से हो गया बलूचिस्तान, C से हो गया कुर्ग और D से हो गया दिल्ली। तो याद रखिएगा दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान यह वह 4 चीफ कमिश्नर का इलाका था, जहां से कि एक एक वहां पे प्रतिनिधि क्या हुए थे? तो सेलेक्ट हुए थे संविधान सभा के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो 389 प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर सीटों के निर्वाचन किया गया था, सीटों की संख्या का निर्धारण किया गया था। और यहाँ पे 296 और 93, जिसमें 292 और 4 चीफ कमिश्नरी का क्षेत्र। ABCD याद रखिएगा, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। चले आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या कुछ इस प्रकार हुआ। जब यहाँ पे सदस्यों की बात हो गई, सदस्य की संख्या का बात हो गई, तो यहाँ पे कई पार्टी जैसे कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, अन्य हो गया। अन्य में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का भी पार्टी था, फिर मदन मोहन मालवीय जी का भी पार्टी था, और भी छोटे छोटे दल थे। तो इस प्रकार से देखें, कांग्रेस की ओर से यहाँ पे 208 जो है वह सदस्य गए, मुस्लिम लीग की ओर से 73। लेकिन याद रखिएगा मुस्लिम लीग की ओर से जो 73 सदस्य गए थे वह संविधान सभा के यहाँ पे क्या करता है? बहिष्कार करता है। और 16 अगस्त 1946 ईस्वी को 16 अगस्त 1946 ईस्वी को डायरेक्ट एक्शन डे मनाता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाता है। यह जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है, इसी के माध्यम से कहता
चाहता है कि हम लड़ के लेंगे पाकिस्तान, यानी कि यह जो है अब पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की बात करता है और अन्य दल जो है वह 15 की संख्या में होता है। तो यहाँ पे कांग्रेस 208 सीट, मुस्लिम लीग 73 सीट, लेकिन मुस्लिम लीग पहले बहिष्कार करता है, फिर सहमति देता है और फाइनली रूप से बहिष्कार करते हुए 14 आपका जो तारीख होता है 14 अगस्त की रात में विभाजन के साथ ही दोनों देश के यहाँ पे अलग से गठन कर दिया जाता है। तो यह बात आपने याद रखना है, ठीक। अब देखिए, यह संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है कब होती है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यहाँ पे फ्रांस की परंपरा का यहाँ पे क्या किया जाता है, इसके माध्यम से अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा, यह जो फ्रांस का परंपरा है जिसमें सबसे जो बुजुर्ग सदस्य हैं उसको यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। यहाँ भी कुछ इस प्रकार से हुआ, जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ है। कहाँ हुआ है बाबू लोग? तो काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय, ये कहाँ पे है? यह दिल्ली में है। यह कहाँ है? यह दिल्ली में है। अब जी संसद भवन है और संसद भवन का जो केंद्रीय हॉल है वहीं पे हुआ था इसका पहला बैठक। यहाँ पे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यह सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और यहाँ पे यह भी बात आपने याद रखना है कि पहली बार जो यहाँ पे कैबिनेट आपका संविधान सभा का बैठक हुआ है उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी? 9 महिलाएं। ओवरऑल 15 महिला भाग लिए हैं। और संविधान सभा का कुल बैठक कितना बार हुआ है? तो 12 संविधान सभा का कुल बैठक हुआ है, आपने याद रखना है। यहाँ पे सदस्य की संख्या कितना था? 260 था। और मुस्लिम लीग ने यहाँ पे क्या करता है? बहिष्कार करता है और पाकिस्तान के लिए यहाँ पे संविधान सभा से मांग करता है और लड़ के लेंगे हम पाकिस्तान का नारा भी लगाता है। फिर आता है प्रथम बैठक कंप्लीट हो जाने के बाद द्वितीय बैठक, यह होता है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। और यहाँ पे उपाध्यक्ष जो है यह एच.सी. मुखर्जी का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा संवैधानिक सलाहकार का बात करें तो सर B.N. राव को यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। तो आप 3 बात को याद रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव जी यहाँ पे नियुक्त होते हैं। डेट याद रखिएगा, द्वितीय बैठक का यह कब होता है? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है। अब आते हैं तृतीय बैठक का। इसी ही तरह कुल 12 बैठक होता है, लेकिन तृतीय बैठक विशेष इंपोर्टेंस का है, इसको समझिए। यह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी का इसका तृतीय बैठक होता है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जाता है। बाबू, उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? तो यह संविधान का आईना होता है, अर्थात आगे यह संविधान किस बातों को मूल भाव में ले रहा है, इसके अंदर किस किस बातों को विशेष तौर से रखा गया है। तो जैसे अभी हम जो प्रियम्बल देख रहे हैं वह किसके द्वारा लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। याद है किसी को? एक बार हमारे साथ रिकॉल कीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाले बंधुत्व को सुनिश्चित करने के लिए एतद द्वारा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित करते हैं। तो यह जो प्रियम्बल है बाबू लोग, यह किसके द्वारा लाया गया है? तो यह लाया गया है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसी को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। इसी को हम प्रियम्बल बोलते हैं, इसी को हम प्रस्तावना बोलते हैं। दिस ऑल आर द सेम थिंग्स। आपको भी याद रखना है। अब बीपीएससी का प्रियम्बल बहुत ही हॉट टॉपिक होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है। तो यह संविधान का आईना है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे पेश किया जाता है। एक विशेष बात याद रखिएगा कि हैदराबाद एक ऐसा रियासत था जो कि
कभी भी संविधान सभा का यहाँ पे जो प्रतिनिधि के रूप में लोग आते हैं वहाँ से एक भी प्रतिनिधि नहीं आया था। तो प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में इसका कभी भी सम्मिलित नहीं हुआ था, यह विशेष रूप से याद रखिएगा। वही हैदराबाद जिसकी की स्थापना निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह ने किया था, और यह मुगल काल में अलग होने वाला, कह सकते हैं कि बंगाल और इसके बाद हैदराबाद ये सभी एक ही साथ करीब करीब 1724 ईस्वी का कालखंड रहता है, जिस समय यह हैदराबाद अलग अपनी रियासत बना लेता है। याद रखना है आपको। यहाँ पे 22 जनवरी 1947 को क्या हो जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। यह डेट याद रखिएगा, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जाता है, और इसके बाद कई सारे समितियों का गठन किया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंस का टॉपिक है, आप इसे याद रखिएगा। देखिए जो समिति बनता है उनमें प्रमुख समिति कुछ इस प्रकार है, जैसे कि संचालन समिति, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी करते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है। इन्हीं को आज का अजात शत्रु कहा जाता है, और यह सब उपनाम जो है बीपीएससी का बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है, इसे याद रखिएगा। फिर संघीय संविधान समिति का बात करें तो इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। फिर है प्रांतीय संविधान सभा, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते हैं। और ये एक्चुअली में सरदार नहीं है, सरदार जो है ना वह हम सिख धर्म के जो मानने वाले लोग होते हैं, एक्चुअली में पंजाब का जो इलाका है वहाँ पे सरदार होते हैं, लेकिन इसे सरदार की उपाधि दिया गया जब बारदोली में हुआ था किसान आंदोलन, तो वहाँ की महिलाओं ने इसे सरदार की उपाधि दिया था। ठीक, तो जब हम सिख धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम विशेष तौर से बात करेंगे। फिलहाल यह बात याद रखिएगा कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल जी को बारदोली की महिला के द्वारा गुजरात में दिया गया था। प्रारूप समिति का बात करें तो यह भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। संघ शक्ति समिति का बात करें तो इसकी अध्यक्षता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति का बात करें तो इसे दो भाग में बांट के हम पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल अभी याद रखिएगा मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदस्थ समिति, यह भी डॉक्टर राजेंद्र बाबू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। आइए यहाँ पे मैं आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति है, इसके दो उप समितियाँ थी। पहला का नाम था मौलिक अधिकार उप समिति, जिसकी की अध्यक्षता JB कृपलानी साहब किए थे, और दूसरा है आपका अल्पसंख्यक उप समिति, जिसकी की अध्यक्ष HC मुखर्जी साहब किए थे। वही HC मुखर्जी जो कि जब अस्थाई आपका संविधान सभा का गठन होता है, यानी कि आपका द्वितीय जो बैठक होता है जिसमें अस्थाई अध्यक्षता राजेंद्र बाबू को मिलता है, और यहाँ पे उपाध्यक्ष जो हैं HC मुखर्जी बनते हैं, तो यही HC मुखर्जी जो हैं अल्पसंख्यक उपसमिति के भी हेड होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे की अगर हम बात करें तो यह जो संविधान सभा है इसके कई सारे कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य तो यह है कि संविधान का निर्माण करना, और दूसरा जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाए तब तक यह संसद के रूप में काम करेगा। तो यह संविधान सभा का काम जो है संविधान निर्माण करने का, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी को बनाया गया था, और संसद के रूप में जब तक काम करेगा इसकी अध्यक्षता GB मावलंकन साहब को बनाया गया था। 15 अगस्त 1947 से लेकर के यानी कि आज़ादी से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन किसके माध्यम से होता है, तो संविधान सभा के माध्यम से ही होता है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। लेकिन एक विशेष बात याद रखिएगा कि यह जो शासन की जो कानून व्यवस्था होगी वह किस शासन के माध्यम से लिया जाएगा, तो भारत शासन व्यवस्था यानी कि 1935 ईस्वी में जो एक्ट आया था उसके माध्यम से ही उसी का रेफरेंस लेकर के शासन का संचालन किया जाएगा। और यह बात जो कहा गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इसका जिक्र किया गया था। तो यह सभी क्वेश्चन का फॉर्म बनता है, आपने इसे व्याख्या करके याद रखिएगा। अब देखिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन होते हैं, 12 अधिवेशन होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, आपने भी याद रखना है। यहाँ पे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम बैठकों का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। पहला बैठक कब होता है बाबू लोग, तो पहला होता है 9 दिसंबर
9 दिसंबर को होता है, ठीक ना। और ये डेट रहता है 1946 ईस्वी को। दूसरा होता है 11 दिसंबर, और तीसरा होता है 13 दिसंबर, और 12वां कब होता है बाबू लोग? 24 दिसंबर 1950 को होता है। और यही जो अंतिम बैठक का आयोजन होता है, इसी के मध्य में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया, जो हमारा अभी राष्ट्र ध्वज है। अब राष्ट्र ध्वज बनाने में भी कई चरण हैं, लेकिन याद रखिएगा यह 4/3 के रेशियो में होता है, और कई बार इससे क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक। तो देखिए फिर 24 2/3, हाँ, ये 4/3 नहीं रहता है। यह राष्ट्र ध्वज जो है यह किस रेशियो में रहता है, यानी लंबाई और चौड़ाई यह 2:3 के अनुपात में रहता है, ठीक ना। फिर यहाँ पे 24 जनवरी 1950 ईस्वी में क्या होता है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे निर्वाचन कर लिया जाता है। एक तरह से कहें तो सब कोई चुन लेता है, सहमति से ही राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी को मान लिया जाता है। तो ये राष्ट्रगान क्या है, यह क्वेश्चन पूछता है। किसने लिखा है, यह क्वेश्चन पूछता है। तो राष्ट्रगान को किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं। क्या है हमारा? जन गण मन अधिनायक जय है। और यह जो है कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में। फिर हमारा है राष्ट्रगीत, यह किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज सीतराम शस्य श्यामनम मातरम वंदे मातरम। और ये क्या है? हमारा राष्ट्रगीत है। तो याद रखिएगा ये राष्ट्रगान का शॉर्ट फॉर्म गाने में कितना समय लगता है, तो उसका 26 सेकंड संभवतः लगता है। यह बात आपने याद रखना है। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे है हमारा संविधान बन करके तैयार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को होता है ना। कहता है ना कि एतद द्वारा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित करते हैं। यानी कि यह जो 26 नवंबर 1949 है यह बनने का समय है बाबू। कई बार क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा, सो इसी आप याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार होता है और पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को होता है। ये 26 जनवरी का डेट क्यों चुना गया? क्योंकि लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी किए हैं, उसने क्या किया है तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पे स्वतंत्रता का इन्होंने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का बात किया है। फलस्वरूप इस 26 जनवरी को ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया है। यहीं पे हम क्या मनाते हैं, इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन यह जो जवाहरलाल नेहरू जी मनाए थे वह यहाँ पे क्या मनाए थे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। तो यह जो बात है आप इसे याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं करना है। स्वाधीनता, तो स्वाधीनता स्वतंत्रता तो मतलब एक ही होता है, ठीक है। हाँ, मतलब अब स्वाधीनता और स्वतंत्रता, ठीक है, इसको आप स्वाधीनता, इंग्लिश मीनिंग दोनों का एक ही होता है, ठीक ना, दोनों का एक ही होता है, स्वाधीनता या स्वतंत्रता बात एक ही है, ठीक है। लेकिन जब हम 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं तो यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है बाबू। चलिए आगे अगर हम बात करें, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगता है। 284 सदस्य ने यहाँ पे हस्ताक्षर करते हैं जब संविधान बन के तैयार हो जाता है। पहला व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री के रूप में रहते हैं वह जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं, और अंतिम व्यक्ति जो कि राजेंद्र प्रसाद होते हैं, यह राष्ट्रपति के रूप में होते हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे हमको ना बहुत बुरा शब्द कहने का मन करता है, कुछ लोग क्या करता है, बड़का टीक रख लेगा, बड़का ठोप रख लेगा। ये हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश है और चाहता है कि समाज में उपद्रवी तत्व इस प्रकार से प्रभावी हो कि आपस में ही लोग लड़ जाए। बिल्कुल बाबू पढ़े लिखे हैं, इससे आप हम सबको दूर रहना है। एक आदमी था बेवकूफ़ किस्म का आदमी। अब यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो योगदान है उसको कम करने के लिए एकदम बहुत बढ़िया से सर धज के आया और क्या भाषण दे रहा है पता है, कि संविधान को हम सब क्या पढ़ रहे हैं, भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया। और एकदम संविधान का प्रति लेकर के देखिए हर एक पेज पर किसका नाम लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। तो रे बेवकूफ़, तुमको समझ में आना चाहिए। और इस तरह के आदमी को बहुत ही शिद्दत से बहिष्कार कीजिए सभी कोई, और उसको गलत कमेंट भी कर सकते हैं। वैसे आदमी के लिए कोई बुराई बात नहीं है, गलत के लिए, गलत सही के लिए हाथ जोड़िए, यही हमारा कर्तव्य कहता है, यही हमारा धर्म कहता है।
और वो व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो महानता है उसको डिमिनिश करने के लिए, उसको कम करने के लिए इस तरह के उजुल फुजुल यूट्यूब पे आके और बड़े बड़े मीडिया हाउस उसको वहाँ पे कवरेज दे रहा था। तो इस सब से परहेज करना नहीं बाबू। हुआ क्या था, हुआ यह था, जब संविधान बन के तैयार हो गया, जैसे हमने आपको पढ़ा दिया तो ये वीडियो आपने पढ़ लिया। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे हमारा स्टूडेंट है, अब उसको बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है, उसका लेखनी अच्छा है, अब ये क्या करेगा, अब उसको बढ़िया से लिख के मार्केट में दे देगा। अब क्या कहेगा कि नहीं हम ही किए हैं। तो यही कुछ ऐसा ही बात हुआ था। संविधान तो संविधान सभा ने बनाया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनका योगदान था। विभिन्न देशों के रेफरेंस के रूप में हमने संविधान को तैयार किया। हुआ क्या था, इस संविधान को उस समय तो बहुत ज़्यादा ये सब डेवलप नहीं था, तो हाथ से ही लिखने का बात हुआ। तो इनको बुलाया गया, इनका स्क्रिप्ट कुछ ज़्यादा बढ़िया था और कहा कि आप जो है संविधान का बढ़िया से लिख दीजिए। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा यह व्यक्ति का नाम है, इनका भी योगदान बहुत बड़ा है, इनको भी सैल्यूट है। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब हम पैसा नहीं लेंगे, ये हमारे मुल्क का बात है, हमारे देश के गौरव का बात है, हमारा एक आप लोगों से अर्जी है। तो संविधान सभा से ये अर्जी यह करते हैं कि प्रत्येक पेज पे हमारा नाम होना चाहिए और लास्ट के पेज पे हमारे स्वर्गीय दादाजी का नाम होना चाहिए। सभी कोई मान लिए, बोले चलो भाई इसमें क्या बड़ी बात है। तो यहीं पे यह बात हुआ था, यहीं पे ये पेच था। तो उस बेवकूफ़ इंसान से आप लोग कमेंट कीजिएगा आज के बाद, तो उसको उसी के लैंग्वेज में जवाब दीजिएगा कि बउआ तुम जाके पढ़ो, टीक बढ़ा लेने या ठोप लगा लेने से तुम हमारे समाज को नहीं बांट सकते हो। हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा, क्योंकि हम सब जैसे जैसे शिक्षा का विकास होगा गलत चीज़ खुद ही साइड होते जाएंगे और जिसकी जो भूमिका है उसके उसी रेशियो में उसको सम्मान भी मिलना चाहिए। तो यही है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे लिखा नहीं है, यानी कि नो मनी बट हर एक प्रति पर अपना नाम और अंतिम पेज पर अपने दादाजी का नाम लिखाने का ये बात किए थे। संविधान सभा ने उसको मान लिया था। अब जैसे देखिए मिथिला पेंटिंग आप देखिएगा तो मिथिला पेंटिंग में बॉर्डर का बात किया गया है। मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, यहाँ पे सरस्वती माँ सरस्वती जी का प्रतिमा है, यहाँ पे देखिएगा चारों ओर से ना बॉर्डरिंग किया जाता है। मिथिला पेंटिंग की ये विशेषता है। तो वहाँ पे बॉर्डर करने का काम नंदलाल बोस जी किए थे। कौन किए थे बाबू लोग, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बॉर्डरिंग करने का काम नंदलाल बोस जी किए थे। नेक्स्ट बट लिस्ट पॉइंट कुछ यह है कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी बाबू, 15 महिलाएं थी। और पहली जो बैठक हुआ था उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक, एकमात्र महिला मुस्लिम लीग की ओर से थी जिसका नाम था बेगम एयाज। कई बार एयाज रसूल लिखा जाता है और कई किताब में ऐसे भी लिखा रहता है, याद रखिएगा बेगम एयाज रसूल। यह किससे थी, यह मुस्लिम लीग की ओर से यहाँ पे संविधान सभा में भाग ली थी। तो यह था हमारा संविधान सभा का होल एंड सोल एक कंप्लीट डिस्कशन। आपको कैसा लगा, प्रतिक्रिया के माध्यम से आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमारे स्टडी आर्ट चैनल से जुड़े रहिए। बहुत सारे वीडियोज हैं, अमूमन हिस्ट्री के, साइंस के, बिहार स्पेशल के। इसके अलावा अमित सर बहुत बढ़िया क्लास लेते हैं 8:15 बजे से। वो लाइव सेशन रहता है जहाँ पर कि जियोग्राफी का क्लास होता है। इसके अलावा हमारे संस्थान में ऑफलाइन के रूप में प्रत्येक संडे को यहाँ पे 9-10 बजे आप आइए, टेस्ट लगाइए और खुला रहता है, किसी भी टाइम में आप आकर के टेस्ट लगा सकते हैं। उसका मैं यहाँ पे डिस्कशन लाइव करवा दूंगा या यूट्यूब के माध्यम से वीडियो भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म की ओर से। और मतलब जो कोई भी अगल बगल में रहते हैं, हमारा संस्थान का पता है महेंद्रू पोस्ट ऑफिस के पीछे जो मुसल्लाहपुर वाली गली जाती है, वहीं पे D7 ब्यूटी पार्लर है, कृष्णा निकेतन, ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसी के पीछे यहाँ पे हमारा छोटा सा संस्थान है। आप सब आकर के हमसे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास साथ में पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।